आज शाम दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 14वां मुकाबला खेला जाने वाला है दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच। गुजरात टाइटंस अपने दोनों मैचेस हार कर पॉइंट्स टेबल में 9वें पोजीशन पर है और उन्हें तलाश होगी पहली जीत की, पहले 2 अंकों की। वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने अपने दोनों मुकाबले जीते हैं और वो पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर बने हुए हैं। पहले बात करेंगे होम टीम दिल्ली कैपिटल्स की। दिल्ली के लाइनअप में वैसे तो कोई कमजोरी नजर नहीं आती है, हालांकि दोनों मुकाबलों में टॉप ऑर्डर से रन्स नहीं बने हैं, तो टॉप ऑर्डर से दिल्ली की टीम को अपेक्षा रहेगी। मध्यक्रम ने पारी को संभाला है, दोनों ही मैचेस में चेस करते हुए जिताया है और इन मुकाबलों में दिल्ली के लिए स्टैंड आउट परफॉर्मर रहे हैं समीर रिजवी, जो इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आते हैं और क्या इंपैक्टफुल पारियां वो खेल रहे हैं। दोनों ही मुकाबलों में प्लेयर ऑफ द मैच वो बने और खासकर पिछले मुकाबले में मुंबई के खिलाफ बेहद आतिशी पारी खेली 70 रनों की और नॉट आउट रहे। इसके अलावा ट्रिस्टन स्टब्स ने अच्छा योगदान दिया है। पिछले मैच में पथुम निशंका ने भी बढ़िया बैटिंग की थी, उनसे उम्मीद रहेगी कि लंबी पारी खेलें। साथ ही उम्मीद रहेगी केएल राहुल से और नीतीश राणा से कि वो अपने दोनों मैचेस के फेलियर्स को भुलाकर इस बार एक शानदार शुरुआत दे, क्योंकि दिल्ली की ओर से अगर टॉप ऑर्डर ने रन बना दिए और मध्य क्रम में डेविड मिलर हैं, ट्रिस्टन स्टब्स हैं, एक बहुत विशाल स्कोर की तरफ दिल्ली जा सकता है। और गेंदबाजी दिल्ली की बहुत ही अच्छी चल रही है, सभी गेंदबाजों का बढ़िया कंट्रीब्यूशन है, गेंदबाजी में भी कोई कमजोर कड़ी नजर नहीं आती है। चाहे मुकेश कुमार हो या टी नटराजन या लुंगी एंगिरी, सभी ने अपना रोल बखूबी निभाया है। पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी करते हैं, इकोनॉमिकल रहते हैं और डेथ ओवर में लुंगी एंगिरी और टी नटराजन विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाने में कामयाब रहते हैं। और स्पिन की बात करें तो दिल्ली के पास 2 बहुत ही हाई क्वालिटी इंडियन इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव। अक्षर पटेल टीम के कप्तान भी हैं और मध्यक्रम में वो बल्लेबाजी भी करते हैं। मिडिल ओवर्स में अक्सर वो इकोनॉमिकल गेंदबाजी करते हैं और अहम मौकों पर खिलाड़ियों को आउट भी करते हैं। वहीं कुलदीप यादव एक गो थ्रू विकेट टेकर हैं, जब भी अहम मौकों पर टीम को विकेट की तलाश होगी, कुलदीप यादव से उम्मीद रहेगी कि वो उन मौकों पर आकर सामने वाली टीम के अहम बल्लेबाजों को आउट करें। और इनके अलावा विपराज निगम के रूप में भी एक अन्य स्पिन का ऑप्शन अवेलेबल है। विपराज निगम भी ऑलराउंडर है, निचले क्रम में अच्छी बल्लेबाजी वो कर सकते हैं। तो बैटिंग में गहराई है, गेंदबाजी में विविधता है और यही दिल्ली की टीम की स्ट्रेंथ है। और टीम कॉम्बिनेशन में ज्यादा बदलाव की गुंजाइश नहीं है। अगर फिटनेस को लेकर कोई इश्यू नहीं है, फोर्स्ड चेंज अगर नहीं करना है, तो मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली किसी भी तरह का बदलाव करेगी। अब बात करते हैं गुजरात टाइटंस की। गुजरात टाइटंस के लिए बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक उन्हें नहीं मिला है, पिछले सीजन से नहीं मिला है। और सबसे बड़ा सवाल है उनका मध्यक्रम, जहां एक और हम दिल्ली के मध्यक्रम की बात कर रहे हैं कि दिल्ली का मध्यक्रम टॉप ऑर्डर के फ्लॉप होने के बावजूद मैच जितवाने में कामयाब रहा है। वहीं गुजरात टाइटंस का टॉप हैवी और बहुत ही स्टेबल और कंसिस्टेंट टॉप ऑर्डर होने के बावजूद उनका मध्यक्रम टॉप ऑर्डर के काम पर पानी फेर जाता है। 4 नंबर से 7 नंबर के बल्लेबाजों की बात करें तो पिछले सीजन यानी 2025 से लेकर अब तक के खेले गए मैचेस में गुजरात टाइटंस के मध्यक्रम का एवरेज 20.2 है, जो कि इन 10 टीमों के मध्यक्रम में सबसे लोएस्ट एवरेज है। ये बिल्कुल क्लियर पिक्चर देता है कि गुजरात टाइटंस के लिए प्रॉब्लम कहां है। ग्लेन फिलिप्स हो या इंडियन प्लेयर्स वाशिंगटन सुंदर, शाहरुख खान, राहुल टेवटिया, किसी के बल्ले से रन नहीं निकले हैं और गुजरात टाइटंस को यहां पर कुछ पजल सॉल्व करना होगा। क्या बाहर से कोई और प्लेयर को लाकर वो बीच में मिडिल ऑर्डर में कहीं फिट कर सकते हैं? पिछले मैच में शुभमन गिल नहीं खेले थे, उनकी जगह कुमार कुशाग्र ने ओपन किया था। क्या वो मध्यक्रम में खेल सकते हैं या कोई और बल्लेबाज वो मध्यक्रम में लाकर खिला सकते हैं? लेकिन मध्यक्रम से रन बनाना बहुत आवश्यक है। अभी तक तो टॉप ऑर्डर रन बनाते आ रहा है, लेकिन अगर किसी मैच में शुरुआत में 2 विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो ऐसे में गुजरात टाइटंस का प्रदर्शन कैसा रहेगा। हालांकि बल्लेबाजी में गहराई है, राशिद खान, कगिसो रबाडा ने पिछले मैच में अच्छा बैटिंग करके दिखाया था, लेकिन वो बैटिंग तब काम आएगी जब मध्यक्रम आपका एक आधार बनाकर दे। गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी में बहुत ज्यादा समस्या नहीं है, बस सभी प्लेयर्स एक साथ कब क्लिक करते हैं ये देखना होगा। मोहम्मद सिराज है, प्रसिद्ध कृष्णा ने अच्छा किया है, अशोक शर्मा के रूप में एक बहुत ही एक्सप्रेस तेज गेंदबाज उन्हें मिला है। लेकिन जैसे दिल्ली की टीम दिल्ली में 3 स्पिनर्स के साथ खेलेगी, विपराज निगम को भी इंक्लूड करें तो 3 स्पिनर उनके पास हो जाते हैं, 2 तो कम से कम है ही। ऐसी परिस्थितियां जो स्पिन को मदद करे या गेंद अगर रुक कर आती हो, तो ऐसे में गुजरात टाइटन आर साई किशोर को टीम में लाने का सोच सकता है। ऐसे में अशोक शर्मा को रिप्लेस कर सकते हैं आर साई किशोर। बेहतरीन स्पिनर है, बहुत इकोनॉमिकल रहते हैं और विकेट चटकाने में कामयाब रहते हैं। राशिद खान के साथ अच्छी जोड़ी बना सकते हैं आर साई किशोर। इनके अलावा भी वाशिंगटन सुंदर गेंदबाजी कर सकते हैं, पर उनसे गेंदबाजी करवाई नहीं जा रही है। विशुद्ध बल्लेबाज के रूप में उन्हें खिलाया जा रहा है। क्या
फिटनेस को लेकर कोई समस्या है? अगर नहीं है तो क्यों वॉशिंगटन सुंदर गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं? इसका जवाब ढूंढना होगा गुजरात टाइटंस को। वॉशिंगटन सुंदर आपके गो टू विकेट टेकर भले ना हो, लेकिन इकोनॉमिकल गेंदबाज हैं। आरसीबी में जब वो खेला करते थे, चिन्नास्वामी की बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर, बैटिंग पैराडाइज पर इकोनॉमिकल ओवर निकालने में कामयाब रहते थे, वो भी पावर प्ले में गेंदबाजी करके। तो यहां पर गुजरात टाइटंस बहुत गंभीरता से सोच सकता है कि वॉशिंगटन सुंदर से 1-2 ओवर करवाए जाए, और अगर वो अच्छी गेंदबाजी करते हैं, गेंद फंस के आता है, रुक के आता है, स्पिनर्स को मदद मिलती है, तो ऐसे में वॉशिंगटन सुंदर उनके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। साथ ही ग्लेन फिलिप्स भी ऑफ स्पिन करते हैं पार्ट टाइम, लेकिन उसकी शायद आवश्यकता ना पड़े अगर एक छठा गेंदबाज वॉशिंगटन सुंदर के रूप में ही वो काम ले ले। और मध्य क्रम की परेशानी का जब तक समाधान नहीं होता है, टॉप ऑर्डर को जिम्मेदारी लेकर खेलना ही होगा। और पिछले सीजन से खेलते आए हैं शुभमन गिल और साई सुदर्शन, बहुत ही कंसिस्टेंट, इस टूर्नामेंट के शायद सबसे कंसिस्टेंट ओपनिंग पेयर हैं। साथ जॉस बटलर वर्ल्ड कप में स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन दोनों मुकाबलों में यहाँ पर थोड़ी रिदम में आते हुए नजर आते हैं। उनसे एक लंबी पारी की अपेक्षा रहेगी, और जॉस बटलर के बल्ले से अगर रन आ गए तो मध्य क्रम पे दबाव काफी कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी मध्य क्रम में 1 या 2 बल्लेबाजों को जिम्मेदारी लेनी होगी, लंबी पारी खेलनी होगी। ग्लेन फिलिप्स से काफी उम्मीदें रही हैं, फील्डिंग बेहतरीन वो करते हैं, गेंदबाजी वो कर सकते हैं, लेकिन मुख्य काम उनका है बल्लेबाजी। बल्लेबाजी में अभी तक वो फ्लॉप रहे हैं। तो गुजरात टाइटंस के फैंस भी ग्लेन फिलिप्स को बोल रहे होंगे कि तेरा खून कब खौलेगा रे फिलिप, और क्या ज्यादा बदलाव गुजरात टाइटंस कर सकता है। मध्य क्रम में 1-2 बदलाव के बारे में सोच सकते हैं। जेसन होल्डर उनके पास है, पर जेसन होल्डर की जगह बनेगी कहां? कगिसो रबाडा की जगह क्या जेसन होल्डर ला सकते? जेसन होल्डर अगर कगिसो रबाडा की जगह आए तो बल्लेबाजी में अवश्य गहराई हो जाएगी, लेकिन पर गेंदबाजी वहां पर कमजोर पड़ सकती है। मैच के बाद हम फिर मिलेंगे, रिव्यू करेंगे मैच को।